हम्म, चलिए मेरी क्लास शुरू हो गई और हम शुरुआत कर रहे हैं वर्णमाला से। आप मुझे बताइए वर्णमाला किसे कहते हैं, जरा बताइए वर्णमाला किसे कहते हैं, क्योंकि हमने बेसिक चीजें पढ़ ली थी और हाँ क्लियर है। माधवी शर्मा, पूजा मीणा, गुड मॉर्निंग। प्रवीण सिंह, उपेंद्रा। देखिए यार भाई टाइमिंग का ऐसा है कि अब टाइमिंग का क्या है, इधर से उधर स्टूडियो चेंज होता है तो इनको थोड़ा सा टाइमिंग लग जाता है ना। बाकी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं एक क्लास छोड़ता हूं दूसरी क्लास ले लेता हूं। चलिए वर्णमाला किसे कहते हैं, जल्दी से सबसे पहले आप ये बताइए मुझे, वर्णमाला किसे कहते हैं। चलिए अगर हम देखें तो कल हमने देखा था कि आपके वर्णमाला में ये है का, ये है आ और ये है ज्ञा। इनको हमने इस तरीके से सजाया था कि पहले हमने आ को लिया, फिर का को लिया, फिर ज्ञा को लिया। क्यों लिया? कारण है इनमें लगने वाले समय के कारण। किसके कारण? समय और उच्चारण में लगने वाला समय और उच्चारण। जैसे इसमें एक मात्रा का समय लगता है, कितनी मात्रा का? एक में, क्योंकि सिर्फ इसमें आ ही है। इसमें क्या क्या है? तो इसमें का में क्या क्या है? आधा का और आ, इसमें दो वर्ण है, तो इसमें कितनी मात्रा का समय लगता है? दो मात्रा का। लेकिन अगर आप यहां देखेंगे तो इसमें तीन वर्ण है, अब तीन मात्राओं का समय लगता है। ठीक है, हाँ सुखदेव कमेंट शो हो रहे हैं भाई। ठीक है आशुतोष, वही चीजें हैं। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला। परिभाषा में आप क्या लिखेंगे कि वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णों का व्यवस्थित समूह किस आधार पर? समय व उच्चारण के आधार पर। समय व उच्चारण के आधार पर वर्णों का व्यवस्थित समूह, हाँ ठीक है, क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। चलिए इसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं कि वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? जल्दी बताइए, वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? वर्णमाला को कितने, गुड मॉर्निंग अंतिम तिवारी। हाँ चलिए, तो वर्णमाला को यदि हम देखें तो मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। मुख्यतः यदि आप देखें सामान्यता, तो यदि हम बात करें वर्णमाला को सामान्यता कितने भागों में बांटा है, तो सामान्यता तीन भागों में बांटा है। एक तो होते हैं स्वर, दूसरे होते हैं व्यंजन और तीसरे होते हैं अयोगवाह। तीसरे कौन से होते हैं? अयोगवाह। तीसरे कौन से होते हैं? अयोगवाह। पहले स्वर, दूसरे व्यंजन और तीसरे अयोगवाह। हाँ ऋतिक गौर, देखिए ये स्टूडियो इधर से उधर चेंज करने में दिक्कत होती है ना। तो पहले होते हैं स्वर, दूसरे होते हैं व्यंजन, तीसरे होते हैं अयोगवाह। तो वर्णमाला की परिभाषा लिख लेना, फिर लिख लेना वर्णमाला को सामान्यता तीन भागों में बांटा। अगर आपसे बोले कि मुख्यतः कितने भागों में बांटा, तो दो भागों में। मुख्यतः अगर शब्द का प्रयोग करें तो मुख्यतः दो भागों में। कारण यह है कि हिंदी में दो ही तो प्रकार की ध्वनियां हैं, या तो स्वर है या व्यंजन है। तो मुख्यतः दो भागों में बांटा है। एक तो आ जाएगा स्वर और दूसरा आ जाएगा आपका कौन सा? व्यंजन। पहला आ जाएगा स्वर और दूसरा आ जाएगा व्यंजन। ऋतिक गौर बता तो दिया भाई। ठीक है,
तो पहले आ जाएगा आपका कौन सा, स्वर, और दूसरा आ जाएगा व्यंजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तो आगे बढ़ने में हम देखते हैं सबसे पहले स्वर की परिभाषा। सबसे पहले स्वर की परिभाषा। सबसे पहले स्वर की परिभाषा। अच्छा, चलिए तो स्वर की परिभाषा की यदि हम बात करें तो स्वर और व्यंजन मुख्यतः हो गए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किनके, सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर, फिर हम पढ़ेंगे व्यंजन, और इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, अयोगवा। ठीक है, अयोगवा। आप जानते हैं इन तीनों से मिलकर बनती है क्या, वर्णमाला, है ना। स्वर, व्यंजन और अयोगवा, इन तीनों से मिलकर क्या बनती है आपकी, वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला में 3 भाग होते हैं, स्वर को मिलाओ, व्यंजन को मिलाओ और अयोगवाह को मिलाओ, तो क्या बनेगी आपकी वर्णमाला। जय जोहार। अब क्या करेंगे कि वर्णमाला में सबसे पहले स्वर के बारे में पढ़ेंगे, तो इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फिर इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे, है ना। स्वरों की संख्या कितनी, व्यंजन की संख्या कितनी और अयोगवाह की संख्या कितनी, फिर इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। अब वर्गीकरण में कैसा कैसा रहेगा देखिए जरा। स्वर में वर्गीकरण में सबसे पहले पढ़ेंगे मात्रा और उच्चारण के आधार पर। किस भागों में बांटेंगे, इनका बांटेंगे मात्रा और उच्चारण के आधार पर। फिर इन्हीं स्वरों को हम बांट देंगे जीवा के उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है, फिर इन्हीं स्वरों को बांट देंगे हम जो है वो प्रयत्न के आधार पर। किस आधार पर, प्रयत्न के आधार पर। और फिर इन्हीं स्वरों को बांट देंगे हम जो है ओष्ठाकृति के आधार पर। किस आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर। और फिर इन्हीं स्वरों को बांट देंगे हम व्युत्पत्ति के, अगर हम कहें जाति के आधार। पहले जाति ले लेते हैं फिर व्युत्पत्ति ले लेंगे। ठीक है, पहले जाति ले लेते हैं, जाति के आधार पर, और फिर छठा है व्युत्पत्ति के आधार पर। हाँ, ज्योति कमेंट्स दिख रहा है आपका। ठीक है, फिर इनका वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। तो इसमें भी हम देखेंगे तो सबसे पहले सामान्य वर्गीकरण देखेंगे हम। क्या देखेंगे, सामान्य वर्गीकरण। फिर हम देखेंगे किस आधार पर, सामान्य वर्गीकरण के बाद घोष के आधार पर देखेंगे, है ना। किस आधार पर, घोष के। फिर हम देखेंगे किसके आधार पर, प्राण के आधार पर देखेंगे। फिर हम देखेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान। ठीक है, हाँ ऋचा तिवारी, ऑफलाइन में मैं ही पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन सभी विनर्स इंस्टीट्यूट में मैं ही पढ़ाता हूँ। हाँ, विकास बघेल थोड़ी सी इशू आ रही होगी। चलिए, और इसमें फिर इसके दोनों के वर्गीकरण, तो कुल मिलाकर हम इतनी बारों में चर्चा करेंगे स्वर के बारे में, व्यंजन के बारे में और अयोगवा के। हाँ, सुमित लोधी, जैसे मैंने नोट्स कैसे बनाना है देखो भाई, मैंने सबसे पहले वर्णमाला लिखाया, वर्णमाला की परिभाषा लिख लो, स्वर और व्यंजन लिख लो कि वर्णमाला को सामान्यतः 3 भागों में बांटा है, स्वर व्यंजन ऐसे लिख लो अपने शब्दों में, है ना। और आकाश बिल्कुल। और इसके बाद फिर आप ये देख लो कि वर्णमाला किस किस से मिलकर बनी है, स्वर व्यंजन अयोगवाह से। वर्णमाला में फिर ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, तब जाके आपकी कंप्लीट होगी क्या, वर्णमाला। हाँ, ठीक है। देखिए सोनी यादव, आप जो है ना ऐसे कोई कॉपी नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, हम बच्चे नहीं रहे हैं अब हमें आपको अपने समझना है और अपने दम से परिभाषा लिखना, अपने मन से। ठीक है, अपने दम से परिभाषा लिखना है, ऐसा नहीं मैं जो बोलता हूं ना उसको ध्यान दिया करो, जो बोलता हूं जो मेरे से समझा आप अपने शब्दों में। देखिए आपने नोटबुक बनाया, एक बात बताइए, आपका नोटबुक है, ये आपका नोटबुक है, ठीक है, ये आपका नोटबुक है। एक बात बताओ, उस पर किसका नाम लिखा है, आपका नाम लिखा है। और किसी भी किताब पर आगे पहले पन्ने में किसका नाम लिखा रहता है, तो लेखक का नाम लिखा रहता है। किसका नाम लिखा रहता है,
लेखक का। हर किताब के, जैसे कि अगर मैं कहूं कि ये किताब है ना, जैसे कि ये भूगोल की किताब है, ठीक है, भूगोल की किताब है, इसमें किसका नाम लिखा है, देखिए महेश कुमार वर्णवाल। क्या लिखा है, महेश कुमार वर्णवाल। तो ऐसा ही आपकी किताब पे आपका नाम लिखा है, मतलब ये किताब किसने लिखी, महेश कुमार वर्णवाल ने। तो आप जो नोटबुक लिख रहे हैं वो कौन लिख रहा है, आप लिख रहे हैं ना, तो उसमें नाम भी आपका होना चाहिए ना। जब नाम आपका है तो फिर शब्द मेरे क्यों, शब्द भी आप ही के होने चाहिए, है ना। आप मुझे समझिए और उसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिए, बाकी तो मैं कर बोलता ही हूं, है ना। हाँ, पीडीएफ सब मिल जाएगा, ठीक है। नमस्कार भाई लव्यांश, बिल्कुल सही। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने में सबसे पहले हम बात करेंगे स्वरों की। तो आप मुझे बताइए स्वर किसे कहते हैं। हाँ देखिए, स्वर किसे कहते हैं सबसे पहले, बिल्कुल। देखिए ऋतिक गौर, ऐसा है भाई, मेरी बात सुनो, सबका एक अपना अलग पैटर्न होता है, हर व्यक्ति का एक अलग तरीका होता है, कैसे पढ़ाना है ये मुझे पता है, अच्छे से पता है, ठीक है ऋतिक। हाँ ठीक है, तो आपका इस चिंता छोड़िए कि कैसे पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, अभी आप शांति से सुनिए। क्लास किसी भी व्यक्ति के हिसाब से नहीं चलेगी, और हर, आप पता है कुछ नया नहीं ट्राई करते, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है, आप ट्राई नहीं करना, आपको नया फ्लेवर चाहिए ही नहीं। अरे जीवन में परिवर्तन संसार का नियम है, गीता सार की पहली लाइन है, परिवर्तन होते रहना, अपने तरीके बदलो, अपनी अप्रोच बदलो। हर एक व्यक्ति एक नया पैटर्न होता है, आपकी अलग अपना एक पैटर्न है। चलिए, तो वे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं, सबसे पहली बात जिन्होंने कहा स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र मतलब क्या, जिनमें किसी की सहायता नहीं ली जाती। ये है डायग्राम किसी व्यक्ति का, मान के चलिए ये जो व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति है। अब इनके फेफड़ों से जो है वो वायु निकलेगी, ठीक है। अब इनके फेफड़ों से वायु आप जानते हैं, ये कंठ में गई, कंठ से तालू में गई, तालू से दंत, और यहां से क्या निकलेगी, वायु निकलेगी, ठीक है। अब ये वायु के निकलने के क्रम में क्या होता है, कहीं टकराव नहीं होता, बिल्कुल आसानी से निकल जाती। कैसे, आपने बोला आ, आपने बोला ई, आपने बोला उ, तो बहुत आसानी से निकल जाती है। मतलब मुख से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है उनके उच्चारण में निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। मतलब वायु निकल रही है तो बगैर रुकावट के बाहर निकल रही है, ठीक है, बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती, क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। जबकि व्यंजन में देखिए, अगर आप कहेंगे पा, फा, बा, भा, ये बगैर होठों की सहायता से आप इनका उच्चारण कर नहीं सकते। बोल के देख लीजिए, पा, फा, बा, भा, है ना। हाँ, आप मुझे बोल के बता दीजिए। कमल 6 नंबर पे क्या लिखा है, इतना लोड मत लो मेरे भाई, 6 नंबर पे आपका क्या लिखा है, तो ये व्युत्पत्ति के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर, ऐसा लिख लेना, उत्पत्ति। ये जरूरी नहीं है कितना इतना सब पढ़ाऊंगा, वो तो सिनॉप्सिस बताया मैंने, ठीक है। चलिए, तो आपके उच्चारण में आप पा, फा, बा मुझे बोल के बता दो, आप बगैर होठों की सहायता से नहीं बोल पाओगे। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ वर्ण ऐसे होते हैं, मतलब जो बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, और जो बच्चे होते हैं, उनकी कभी कभी हमें भाषा समझ में नहीं आती। कारण पता है क्या है, उनके मुख में दांत नहीं होते, तो मुख से जो वायु निकलती है ना, वो दांतों से टकराती है और उसके बाद ही कोई ध्वनि उत्पन्न होती है। भाषा क्या है, मैंने पहले दिन ही बताया, भाषा एक ध्वनि है, ठीक है। और जैसे ये मैं बोल रहा हूं तो ये ध्वनि उत्पन्न करने के लिए मुझे होठों के, मतलब मेरे मुख के सारे अंगों का उपयोग करना पड़ रहा है, तब जाके मैं इनका उच्चारण कर पा रहा हूं। अगर मुख में जीवा नहीं होगी तो मैं बहुत सारे वर्ण नहीं बोल पाऊंगा। आप जानते हैं मुख से वायु निकलेगी, अगर होठ नहीं होंगे तो मैं पाफा बा का उच्चारण नहीं कर पाऊंगा। तो हम ऐसा कहेंगे कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है और कोई ध्वनि उत्पन्न करती है, क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। एक परिभाषा। दूसरी ऐसा कह सकते हैं, वे वर्ण जो बिना किसी सहायता से, है ना, तो परिभाषा हम यहाँ लिख सकते हैं कि वे वर्ण जो बिना किसी सहायता से, किसी सहायता से बोले व लिखे जाते हैं, लिखे जाते हैं, क्या कहलाते हैं। एक परिभाषा ये भी लिख सकते हैं, वे वर्ण जो बिना किसी सहायता से बोले तथा लिखे जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर। देखिए ऋतिक पटेल, आप ये सोचते हैं आपकी क्लास पूरी आपके हिसाब से चले, तो भाई मेरे ऋतिक, है ना, थोड़ा सा ट्रिक ब्रिक कुछ नहीं होती, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, अप्रोच पे ध्यान दो,
थोड़ा सा सुनो तो ऋतिक, तुम सुनाने में भरोसा करते हो, कहते हैं ऊपर वाले ने 2 कान दिए ताकि सुना जाए, मुख एक दिया है, थोड़ा सुनो तो, सब्र तो करो। सब सब पढ़ाऊंगा, सब जैसा तुम बोलोगे वैसा। 2-4-8 दिन समय दो, इसके बाद ठीक है। चलिए आज से बना लो नीलेश, है ना। मोनिका बघेल, स्वरों की संख्या 11 होती। गुड मॉर्निंग संदीप चौहान। चलिए, तो परिभाषा, एक परिभाषा ये हो सकती है आपकी। दूसरी परिभाषा देखो, है ना। दूसरी परिभाषा में वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। हाँ ठीक है, तो एक परिभाषा ये भी लिख सकते हैं आप। क्या पढ़ा दूं? शुरू से ही तो पढ़ा रहा हूं, नम्रता, है ना। देखिए, ये एक परिभाषा आप ये लिख सकते हैं कि वे वर्ण जो बिना किसी सहायता से बोले, जैसे कैसे आपने बोला आ, कोई ध्वनि सुनाई दी, ई, उ, लेकिन व्यंजन में क्या होता है, स्वरों की सहायता ली जाती। कैसे? स्वरों, व्यंजन की परिभाषा में भी ये कहेंगे कि वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले व लिखे जाते हैं। कैसे? जैसे आप बोलिए का, तो हर में स्वर सुनाई देगा आ। आप कोई भी व्यंजन बोल के देख लिए, आपने बोला पा, पा के बाद भी आ आया, चा, चा के बाद भी आया, जा, बोलिए जा, बाद में पीछे से स्वर सुनाई देंगे, जबकि स्वरों में किसी अन्य ध्वनि नहीं सुनाई देती। आपने बोला ई, कोई ध्वनि ए, लेकिन आप बोलिए पा, टा, है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। चलिए, हाँ 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 बिल्कुल ठीक है। चलिए, हाँ क्लास, शिवम शुक्ला क्लास लाइव चल रही है मेरे भाई, लाइव क्लास चल रही है ये। तो आप स्वरों की परिभाषा ये लिख लेना, ठीक है। एक आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली ध्वनि, निर्बाध रूप से यह मुख से निकलने वाली वायु, ऐसा कर लो आप, वायु निर्बाध रूप से बाहर निकलती। निर्बाध मतलब बिना किसी बाधा के, उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। तो ये 3 परिभाषाएं हैं, आपकी जो मर्जी हो। किताबों में ये मिलती है, दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे ये है, और भी आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। चलिए, हाँ शैलेंद्र चौहान सब जगह अलग अलग कुछ इसलिए पढ़ाया जाता है कि दुनिया में शैलेंद्र चौहान सिर्फ एक है। शैलेंद्र चौहान की कॉपी कोई नहीं कर सकता। ऐसे इस दुनिया में सतीश मीणा सिर्फ एक है, इसकी कॉपी कोई नहीं कर सकता। मैं किसी की कॉपी नहीं कर सकता, तो कोई मेरी कॉपी कैसे कर लेगा, इसलिए। चलिए, हाँ पवन नामदेव। चलिए, हाँ आप लोग कह रहे हैं ना कमेंट्स में क्या होता है, देखिए सुनिए। आप लोगों की मैं कमेंट्स कैसे नहीं सुनूं, मैं एक भाषा पढ़ा रहा हूं, भाषा का शिक्षक हूं। आप संविदा शिक्षक पढ़ेंगे ना, तो उसमें एक रहता है, एक तरीके होते हैं, अप्रोच, भाषा कैसे कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ना भाषा कैसे कहते हैं, तो आप यही कहेंगे अपने विचारों का आदान प्रदान। आदान प्रदान मतलब भाषा दोनों 2 वे होती है, 1 वे भाषा नहीं होती, दोनों तरफ से होना चाहिए, तो भाषा कहते हैं। अब अगर मैं आपकी कमेंट्स को नहीं पढ़ूंगा, तो वो सिर्फ सिखाना नहीं हो जाएगा, वो सिर्फ पढ़ाना हो जाएगा, और मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। हर एक व्यक्ति की कमेंट जो है, भाषा को भाषा की तरह से पढ़ेंगे, आप थोड़ा सा मेरा पैटर्न समझ जाएंगे। 2-4 दिन लगेंगे, चिंता मत करो, शांति से पहले सुन लो, जितना पूछा जाए। पूनम सिंह यादव, एग्जाम पढ़ा तो दूं, फिर टेस्ट लूं। हाँ चलिए, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं।
और आगे बढ़ने के बाद देखिए व्यापम व्यापम के क्वेश्चन सब ऋतिक पटेल, देखो ऋतिक पटेल यार, आप पता है आप ये चाह रहे हैं थोड़ा समझ करो, है ना, थोड़ी सी। हाँ चलिए आगे बढ़िए। स्वरों की संख्या कितनी है, तो ये जो लोग कह रहे हैं स्वर, तो स्वर की संख्या निम्न है, स्वर निम्न है ना, या फिर आप लिख ले स्वरों की संख्या 11 है। स्वरों की संख्या कितनी है, 11, जो निम्न है। कौन कौन से हैं, तो आपका छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और आपका क्या आ जाएगा ऋषि, है ना, और एड़ी, ऐनक, औखली, औरत, अंगूर और आहा। चलिए देखिए, अब आप देखेंगे तो कहीं कहीं स्वर की संख्या आपको 10 मिलेगी, जैसा कि अभी हमारे महाशय कह रहे हैं 2003 में हटा गया, 11 मिलेगी, और स्वरों की संख्या 13 मिलेगी। देखिए कैसे, आप लूसिड पढ़ने जाएंगे तो आपको स्वरों की संख्या 13 मिलेगी, ठीक है। 10 क्यों है और 11 क्यों है, देखिए 10 आपको 11 मानना है, 11 इसलिए मानना है क्योंकि व्यापम और अदर बोर्ड सभी ने सर्वसम्मति से कितना माना है, तो व्यापम और अदर बोर्ड जो है पीएससी, इन सभी परीक्षाओं ने 11 स्वर माना है। आंसर कितना माना है, 11 माना है। हाँ, निर्बाध का मतलब बगैर बाधा के, ज्योति भदौरिया, निर्बाध मतलब बगैर बाधा मतलब बगैर रुकावट, सीधी सी बात, शब्दों का हेरफेर है ना। चलिए, हाँ संजना परमार, चलिए 11 इसलिए और 10 क्यों, क्योंकि इसमें विवाद है। जैसे कि हमारे एक महाशय ने कहा कि सर 2003 में हटा दिया गया, क्यों हटाया इसको कुछ लोगों ने, क्योंकि इसका उच्चारण होता है री, और री होता है वो एक व्यंजन की तरह होता है, इस वजह से बहुत सारे लोग विवाद किया इसको लेकर, तो लोगों ने बोला कितनी मानी, तो जब ऋषि को नहीं माना जाता है तब 10 लेते हैं, जब ऋषि को मान लेते हैं तब 11 लेते हैं, 13 कम मानते हैं। जैसे लूसेंट में पढ़ेंगे तो उन्होंने अम और आहा, ये दोनों हैं, ये दोनों तो अयुग्वा है, इनको भी जब शामिल कर लेते हैं तब नंबर कितना आ जाता है, 13। लेकिन आपको आंसर कितना देना है, आपको आंसर कितना देना है, तो आदित्य सर जैसा पढ़ाओ, नहीं पढ़ा सकता बबीता आदित्य सर जैसा। आदित्य सर मेरी तरह पढ़ा सकते हैं क्या, एक बात बताइए, क्या आदित्य सर मेरी तरह पढ़ा सकते हैं क्या? अगर आदित्य सर मेरी तरह पढ़ा सकते हैं तो मैं आदित्य सर की तरह जरूर पढ़ा सकता हूं। अगर आदित्य सर मेरी तरह नहीं पढ़ा सकते तो मैं उनकी तरह नहीं पढ़ा सकता। हर व्यक्ति यूनिक होता है इस दुनिया में ना, आप भी बबीता यूनिक है। चलिए, हाँ सेजल नामदेव आपका कमेंट्स भी देखता हूं मैं, ठीक है। तो स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 10 तब जब ऋषि नहीं मानते, 11 तब, और 13 कब, जब हम जो है, हाँ बस, तो फिर ऐसा नहीं कर रहे हैं बस, देखिए ऐसा है, हर व्यक्ति का एक अलग तरीका होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो स्वरों की संख्या आपको कितना मानना है, तो स्वरों की संख्या आपको कोई कितना भी कहे, स्वरों की संख्या आपको मानना है कितनी, 11, जो कि यहां मैंने लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अंकित सिंह, ऐसा है कि सबका अपना तरीका होता है। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे मात्रा एवं उच्चारण के आधार पर, मात्रा एवं उच्चारण के आधार पर। चलो बताओ, मात्रा एवं उच्चारण के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा है, कोई बताएगा आप में से? मात्रा एवं हाँ नितेश, ठीक है। पता है एक बात बोलूं, चलिए पहले तो ये बता दो, तब तक मैं एक बात बोल देता हूं। आप लोग पता है क्या बोल रहे हैं, सर फालतू कमेंट मत ध्यान दो, फालतू कमेंट मत ध्यान दो, फालतू कमेंट मत ध्यान दो। चल मान लिया मैंने, पर खुद की कमेंट्स को कोई फालतू नहीं मानता, पता है।
खुद की कमेंट्स नहीं पढ़ूंगा ना तो ये बोलेंगे सर हमारी कमेंट्स नहीं पढ़ते, हमको इग्नोर करते हो, है ना। आप लोगों को दूसरों की कमेंट्स पता है फालतू लगती है, और जिस दिन खुद की नहीं पढ़ूंगा ना तब मुझे क्या बोलेंगे पता है, सर आप हमारी कमेंट्स नहीं पढ़ते, आप इग्नोर करते हो, आप हमारी बातों का जवाब नहीं देते हो। तो वो आदित्य सर वो जो बोलते हैं ना वो गलत नहीं बोलते। उन्होंने ये कहा कि दुनिया में कोई भी काम करो लोग कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देंगे। अगर आप गला भी काटोगे ना तो कहेंगे कि गला तिरछा काटा है उनका, अगर आपने वीडियो देखा हो तो देखना, आदित्य सर ऐसा ही बोलते हैं कि कमी जरूर निकाल देंगे कि गला भी काटा तो तिरछा काटा है। चलिए इधर आइए, हाँ 11 ही आंसर देना है, ठीक है। अब समझदार को इशारा काफी है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे, स्वर और मात्रा के उच्चारण के आधार पर मुख्यतः तो स्वर दो ही प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं लघु स्वर, है ना, और दूसरे होते हैं आपके दीर्घ स्वर। मुख्यतः अगर आपसे पूछे, सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं, है ना। 3 प्रकार में एक आ जाएगा कौन सा आपका, संयुक्त स्वर, ठीक है। और चौथा अगर पूछे कुल कितने, तो ये 4 हो जाएंगे, प्लुत स्वर। कौन से स्वर, प्लुत स्वर। तो लघु स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। हाँ सतीश रजक देखा होगा ना गले वाला वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मात्रा एवं उच्चारण के आधार पर स्वर जो होते हैं ना वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। अगर मुख्यता पूछे तो 2 लघु और दीर्घ, सामान्यता पूछे तो 3 और कुल पूछे तो 4। इनके और नाम है, मुझे बताओ जरा, तुम लोग काम की कमेंट करो ना। हाँ फालतू की कमेंट आप कर रहे हैं, आपसे पूछ रहा हूं इनके नाम बताओ, तो फालतू की कमेंट आप कर रहे हैं। तो और बोल रहे हो फालतू की कमेंट पे ध्यान मत दो, तो मत करो फालतू की कमेंट। तुम लोग समझदार हो। हाँ तुम लोग मत करो फालतू की कमेंट, मैं अपने आप नहीं पढ़ूंगा, है ना। चलो इधर आओ। हाँ लघु स्वर को हम एक और नाम से जानते हैं, वो है आपका कौन सा, ह्रस्व। एक और नाम है इसका मूल, और इसका एक और नाम है, 4 नाम है इसके। लघु स्वर को हम इतने नामों से जानते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं लघु स्वर, मूल स्वर और मौलिक स्वर, ठीक है। दीर्घ स्वर को एक और नाम से जानते हैं, उसे हम कहते हैं गुरु। क्या कहते हैं, गुरु। अच्छा साधना तिवारी, मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साधना। चलिए अच्छी बात है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। जो लोग कह रहे हैं अच्छा पढ़ा रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं क्वेश्चंस कैसे आते, पहले टॉपिक पढ़ लो फिर बताता हूँ। अरे 1-2 टॉपिक तो पढ़ो शांति से। चलिए संयुक्त को कहते हैं हम मिश्रित, ऐसा भी कह सकते हैं, और प्लुत को कहते हैं त्रिमात्रिक स्वर। क्या कहते हैं हम, त्रिमात्रिक, है ना। हाँ ये देखो धर्मेंद्र विश्वकर्मा कह रहे हैं हमारी कमेंट्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, रंजन कह रहे हैं पढ़ाते जाओ। चलिए तो हम कहते हैं मात्रा एवं उच्चारण के आधार पर स्वर जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, ये आपके देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं लघु स्वर की। चलिए आइए, लघु का मतलब क्या होता है ये बताओ, ये इधर बात बताओ, इधर लघु का मतलब क्या होता है, लघु या ह्रस्व का मतलब क्या होता है मुझे बताइए जरा। देखिए हमारे पास स्वर थे कितने, 11। कौन कौन सा, आ, बड़ा, है ना, ई, उ और ऋषि। इसके बाद एड़ी, ऐनक, ओखली, औरत, अंगूर और आहा, ये तो थे ही नहीं, है ना, इतने ही थे 11 स्वर। लघु का मतलब होता है छोटा। हाँ मुस्कान नागरे, अच्छा हाँ चलिए। तो देखिए लघु का मतलब होता है छोटा। तो देखिए छोटा कौन कौन सा, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और छोटा ऋषि। देखिए बड़ा ऋषि हिंदी में नहीं होता, संस्कृत साहित्य में होता। बड़ा ऋषि कैसा होता है, जैसे छोटा आ होता है ना, ये छोटा। बड़ा ऋषि कैसे होता है, ये 2 डंडी, जैसे छोटे आ में 1 डंडी और लग जाती है, ऐसा बड़ा ऋषि होता है। तो छोटा का मतलब होता है लघु, मतलब इन स्वरों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कौन से स्वर है, लघु स्वर है। हाँ चलिए इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े, तो हमने कहा लघु स्वर, लघु अथवा मूल, मतलब इनसे ज्यादा टुकड़े नहीं कर सकते, ये मौलिक है। हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है ना, हमें मौलिक अधिकार कितने प्राप्त है बताओ जरा।
ठीक है, चलिए। हाँ, अभी हमको 11 मानने हैं, ऋषिकों ने 11 मानने, व्यापम ने और पीएससी ने और बहुत सारे बोर्ड ने 11 माने, हमें 11 ही मानने। ठीक है, बाकी बाद में ऋषि की बात अलग करेंगे। वाह मेरे शेर आकाश पाठक, बस इसी की कमी थी, तुमने पूरी कर दी। चलो देखिए, हम ऐसा कहेंगे कि आपका छोटा आ लघु मतलब छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और ऋषि, ये आपके कौन से हैं? लघु स्वर। इनके उच्चारण में एक मात्रा की कमी थी। कितने मात्रा की? एक मात्रा। इनके उच्चारण में कितना समय लगता है? एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे? लघु स्वर करेंगे। परिभाषा में क्या लिखेंगे कि वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? हाँ, एक मात्रा वाले। बहुत बढ़िया संध्या वर्मा, एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? लघु स्वर। एक परिभाषा। दूसरी परिभाषा इसमें हम कह सकते हैं जिनके उच्चारण में कम से कम समय, कम से कम समय है ना, उच्चारण में कम से कम समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? लघु स्वर कहते हैं। दूसरी परिभाषा है ना, हाँ दूसरी परिभाषा। हाँ, इसके बाद तीसरी परिभाषा देखिए, अलग अलग तरीके से हम बोल सकते हैं। तीसरी परिभाषा ये, इनका निर्माण किन्हीं अन्य से नहीं, इनके खंड नहीं किए जा सकते, ऐसा भी बोल सकते हैं। इनके खंड या टुकड़े जिसको हम कहते हैं, है ना, टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, और एक परिभाषा और लिख सकते हैं हम कि क्या लिख सकते हैं? इनका निर्माण अन्य से नहीं हुआ, इनका निर्माण किन्हीं अन्य स्वरों से नहीं हुआ है, किन्हीं अन्य स्वरों से नहीं हुआ। ये चार तरीके से बोल सकते हैं। आप बताइए पांचवा तरीका यदि आपके पास हो तो। स्वरों से नहीं हुआ है क्या आपके पास पांचवा तरीका? हाँ के ना? हाँ 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 संध्या वर्मा, बिल्कुल। हाँ, पांचवा तरीका अंकित सोनी ने बताया है। अच्छा शिवानी शर्मा, एक ही परिभाषा लिखाया करो। अरे शिवानी, अगर दूसरी परिभाषा पूछ ली शिवानी शर्मा तो क्या होगा रे शिवानी? हाँ हाँ बिल्कुल, शिवानी परमार कह रही संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, 7 में से अब 6 है। ठीक है, हाँ चलिए। तो आप इतनी सारी परिभाषा आप लिख सकते हैं, कितनी? कि वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें लघु स्वर कहते हैं। दूसरी तरीके से ये कह सकते हैं कि वे स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है। पता है ऐसे ऐसे महानुभाव, इतना ज्ञान कहाँ से लाते हो यार आप, कि एक ही लिखाओ, ऐसे पढ़ाओ वैसे पढ़ाओ, पता नहीं कहाँ कहाँ से इतना ज्ञान लेकर आते हो तुम, है ना। हाँ, फर्स्ट परिभाषा लिखिए जिनमें उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। अच्छा मोहित दुबे, ऐसा? अच्छा, शिखा सिंह ऐसी कह रही है कि मैं अच्छा नहीं पढ़ाता। चलिए अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, उच्चारण में कम से कम समय लगता है और इनके खंड नहीं के टुकड़े नहीं किया जा सकते। दूसरी बात, नहीं तोड़ सकते, ऋषि को नहीं तोड़ सकते अजय, और इनका निर्माण किन्हीं अन्य स्वरों से नहीं हुआ है। इस तरीके की 3 परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, रुक तो सही, बंद कर दिया माइक, बंद तो मेरे चाहने। ठीक है, तो ये आप 4 परिभाषा लिख लीजिए और इसके बाद ये 4 स्वर लिखिए। इनकी संख्या 4 है, ऐसा भी लिख लीजिए कि इनकी संख्या 4 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले स्वरों की बात करें तो देखिए आप,
कि ये तो हो गए लघु। अब जो बचे हैं वो सब कैसे हैं, दीर्घ है। दीर्घ का मतलब क्या होता है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, या फिर कौन सा होता है, गुरु होता है। दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है, और इसका मतलब होता है गुरु। ठीक है, अब बड़ा कौन से बचे, तो लघु को छोड़कर जितने बचे वो सब क्या है, दीर्घ। लेकिन हम हमेशा ज्यादातर जो शामिल करते हैं दीर्घ में, वो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़े उ को शामिल करते हैं, है ना। ठीक है, चलिए, तो आपका बड़ा आ, बड़ी ई और बड़े उ की बात यदि हम करें, तो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़े उ की यदि हम बात करें, तो यहां पर देखिए आप, ठीक है, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ। ठीक है, तो आप इसकी परिभाषा में आप ऐसा कह सकते हैं, दीर्घ स्वर, दीर्घ, या हम कह सकते हैं गुरु, जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। कितना समय लगता है, 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं, जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। एक परिभाषा। दूसरी परिभाषा, हम ऐसा कह सकते हैं कि लघु स्वर की अपेक्षा, लघु स्वर की अपेक्षा कितना समय लगता है, तो यहां पर हम कह सकते हैं दुगना, दुगना समय लगता है। एक दो परिभाषा। ठीक है, पहली परिभाषा क्या हो गई, जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। दूसरी परिभाषा क्या हो गई, 2 गुना, क्योंकि आप जानते हैं उसमें 1 मात्रा का समय लगता है, या डबल समय लग रहा है, तो 2 गुना समय लगता है। तीसरी परिभाषा यदि आप इसकी बोलना चाहे, तो तीसरी परिभाषा में ऐसा कह सकते हैं, 2 स्वरों के मिलने से बनते हैं, 2 समान स्वरों के मिलने से बनते हैं, समान स्वरों से मिलने से बनते हैं। ठीक है, ये परिभाषा बोल सकते हैं, है ना। और महानुभाव, बड़ा मिलकर बनता है छोटा प्लस छोटा हा, बड़ी ई मिलकर बनती है छोटी ई प्लस छोटी ई, और बड़ा ऊ मिलकर बनता है किससे, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ। ठीक है, चलिए ये उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये आपकी परिभाषा हो जाएगी। ठीक है, ये लिख लेना। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगले स्वर आपके कौन से हैं, संयुक्त स्वर। कौन से, संयुक्त। संयुक्त का नाम से स्पष्ट है, संयुक्त या मिश्रित स्वर। कौन से स्वर, मिश्रित। तो आप इसकी परिभाषा में कह सकते हैं, 2 असमान स्वरों से मिलकर बनते। अभी आपके वो जो बन रहे थे दीर्घ, वो समान से बनते थे, ये असमान स्वरों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, इसकी एक ही परिभाषा लिखाऊंगा, ज्यादा नहीं। ठीक है, चलिए हाँ, आगे बढ़े। तो महानुभावों, मेरे ज्ञानी हो, मेरे क्या बोलते हैं, जितने भी महान ज्ञानी हो, मुझे बताओ कि एडी किस किस से मिलकर बनता है, एनक किस किस से मिलकर बनता है, उखली किस किस से मिलकर बनता है, और औरत किस किस से मिलकर बनता है। देख लेते हैं तुम्हारे ज्ञान का प्रदर्शन। बताओ, एडी किस किस से मेल से बनता है, एनक किस किस से मेल से बनता है, रोकली किस किस के मेल से बनता है, और औरत किस किस के मेल से बनता है, बताओ जरा।
चलिए, हाँ, तो ये मिलकर बनता है, कुछ लोग बता रहे हैं, हाँ ये बड़ी, पता नहीं क्यों बता रहे हैं, ये मिलकर बनता है आपके किस किस से, तो आ से और छोटी ई से, किससे मिलकर बनता है, आ से और ई से। हाँ, ये मिलकर बनता है आ से और ए से, ठीक है, ये मिलकर बनता है आ से और ऊ से, ठीक है ज्ञानियों, और ये मिलकर बनता है आ से और ओखली से, ठीक है। ये याद रखना, जिन लोगों को याद है वो बहुत अच्छी बात है, और जिन लोगों को नहीं याद है तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। ये गलत बता रहे हो पूजा रजक, आप पूजा रजक गलत बता रहे हो आप, ठीक है। तो इसकी परिभाषा में हमने क्या कहा, असमान, असमान स्वर क्यों कहा, देखिए ये आ है, ये ई है, ये अलग अलग है, ये आ ये ए है, ये भी अलग अलग है, ये आ है ये ऊ है, ये भी अलग है, और ये अलग है, जबकि यहां पर समान थे, देखिए ये आ है ये भी आ है, ये ई है ये भी ई है, ये ऊ है ये भी ऊ है ना, हाँ ठीक है। चलिए, तो ये परिभाषा लिख लो आप, दो असमान स्वरों से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर कहते हैं, ठीक है। तो आज का समय हमारा इतना हो गया, वर्णमाला पढ़ के आइएगा, जितने भी ज्ञान दे रहे थे ना उन सभी लोगों से मेरा निवेदन है, हाँ जिन लोगों से, जितने भी ज्ञानी लोग हैं, मैं चाहता तो ब्लॉक भी करवा सकता, तो मेरे पास ऑप्शन है, बट मैं किसी को ब्लॉक नहीं करता, यही तो मेरे सच्चे चाहने वाले लोग हैं, है ना, मैं किसी को ब्लॉक नहीं करता, ठीक है। तो आप जो लोग हैं, मेरे पास ऑप्शन है, ब्लॉक कर सकता हूं मैं, जो जिस तरीके के आप मिसबिहेव वाले मैसेज भेज रहे हैं मैं ब्लॉक कर सकता, लेकिन मैं नहीं करता, ठीक है। हाँ, तो जितने भी लोग हैं आप सब लोग वर्णमाला पढ़ के आए, टॉपिक आपका वर्णमाला चल रहा है, कल भी वर्णमाला पढ़ाऊंगा, सब लोगों से निवेदन है कि वर्णमाला पढ़ के आए, फिर हम देखते हैं आगे की बात, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।